बैटन रूज, लुइसियाना की भीषण गर्मी में 2014 की गर्मियों के दौरान जेम्स थॉर्नटन का प्रतीत होता है कि परिपूर्ण जीवन शुरू हुआ। जेम्स एक 38 वर्षीय सफल व्यवसायी के पास वह सब कुछ था जो ईर्ष्या कर सकता था। एक संपन्न कैरियर, प्रतिष्ठित उद्यान, जिले में एक शानदार घर और एक समर्पित पत्नी रेबेका। उन्होंने एक दशक से अधिक समय तक शादी की थी। उनका जीवन एक साथ बाहरी लोगों के लिए सहज दिखाई दे रहा था। फिर भी सतह के नीचे जेम्स एक बढ़ती असंतोष महसूस किया। उनकी शादी की दिनचर्या घुटन भरी हो गई थी और उन्होंने खुद को कुछ और के लिए तरसते हुए पाया, कुछ उस जुनून को फिर से जगाने के लिए जो रेबेका के साथ अपने रिश्ते से लंबे समय से फीका था। रेबेका थॉर्नटन, जो अपने 30वें दशक के मध्य में एक महिला थी, लालित्य और अनुग्रह का प्रतीक थी। वह अपने घर को सटीकता के साथ प्रबंधित करती थी और अपने सामाजिक दायरे में अपनी शिष्टता और दयालुता के लिए जानी जाती थी। हालांकि रेबेका के शांत व्यवहार ने अक्सर उसके आंतरिक संघर्षों को छिपा दिया। उसने देखा था कि उसके और जेम्स के बीच की दूरी बढ़ रही है, लेकिन इसे प्राकृतिक उतार चढ़ाव और शादी के प्रवाह तक बढ़ा दिया। अपने संदेह के बावजूद उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका पति भटक सकता है। उसके इतने करीब किसी के साथ अकेले रहने दें। आसन्न आपदा के लिए उत्प्रेरक रेबेका की छोटी बहन सारा का आगमन था। 27 साल की उम्र में सारा वह सब कुछ थी जो रेबेका नहीं थी, शादी और करियर के साथ आने वाली जिम्मेदारियों से जीवंत, सहज और अप्रभावित। वह हाल ही में असफल रिश्तों की एक श्रृंखला के बाद बैटन रूज में चली गई थी और उसे अपने पैरों पर वापस आने के लिए रहने के लिए जगह की जरूरत थी। हमेशा देखभाल करने वाली बड़ी बहन रेबेका ने बिना किसी हिचकिचाहट के सारा का अपने घर में स्वागत किया। जिस क्षण से सारा ने थॉर्नटन के घर में कदम रखा, गतिशील शिफ्ट होने लगा। जेम्स मदद नहीं कर सका लेकिन उसे नोटिस किया। सारा की युवा ऊर्जा और लापरवाह भावना रेबेका की रचना और पूर्वानुमेय प्रकृति के विपरीत थी। हानिरहित इश्कबाजी के रूप में जो शुरू हुआ वह जल्दी से कहीं अधिक खतरनाक हो गया। जेम्स ने खुद को उन तरीकों से सारा के लिए तैयार पाया जो उसने वर्षों में महसूस नहीं किया था। उनके द्वारा साझा की गई बातचीत हल्की और चंचल थी, रेबेका के साथ उनके नियमित आदान प्रदान के विपरीत। हर गुजरते दिन के साथ जेम्स और सारा के बीच तनाव बढ़ता गया। हवा में लटके हुए आकर्षण जैसे तूफान के बादल फटने का इंतजार कर रहे थे। जुलाई की शुरुआत तक स्थिति बिना किसी वापसी के बिंदु से आगे बढ़ गई थी। जेम्स और सारा ने गुप्त रूप से मिलना शुरू किया। उनका सामना निषिद्ध के रोमांच से हुआ। वे अकेले क्षणों को चुरा लेंगे, चाहे वह रेबेका जागने से पहले सुबह के शुरुआती घंटों में हो या देर रात जब वह सो रही थी। मामला लापरवाह था, वासना के मिश्रण और खतरे की नशीली भावना से प्रेरित था। न तो जेम्स और न ही सारा ने अपने कार्यों के परिणामों पर पूरी तरह से विचार किया। वे अपने गुप्त संबंधों के जुनून और उत्साह में भी फंस गए थे। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती गई, मामला और गहरा होता गया। जेम्स, जो कभी एक समर्पित पति था, ने खुद को रेबेका से झूठ बोलते हुए पाया। वह अपनी अनुपस्थिति के लिए बहाने का आविष्कार करेगा, देर रात की बैठकों या व्यावसायिक यात्राओं का दावा करेगा जो कभी अस्तित्व में नहीं थे। रेबेका, हालांकि शुरू में चक्कर से अनजान थी, इस भावना को हिला नहीं सकती थी कि कुछ गलत था। उसने जेम्स की अचानक टुकड़ी, उसके लगातार गायब होने और सारा को देखने के तरीके पर ध्यान दिया जब उसे लगा कि कोई नहीं देख रहा है। सही जीवन उसने सोचा था कि वे एक साथ बनाया था, दरारें दिखाने के लिए शुरू किया और उसके संदेह बढ़ गया। जेम्स और सारा को इस बात का एहसास नहीं था कि उनके कार्य एक त्रासदी के लिए मंच तैयार कर रहे थे जो न केवल उनके जीवन को बल्कि उनके आसपास के सभी लोगों के जीवन को नष्ट कर देगा।
जेम्स की बेचैनी और सारा की मान्यता की आवश्यकता से पैदा हुआ यह मामला नियंत्रण से बाहर हो रहा था। प्यार और जुनून, जुनून और विनाश के बीच की रेखाएं खतरनाक रूप से धुंधली हो रही थीं। जैसे जैसे लुइसियाना की गर्मी तेज होती गई, वैसे वैसे थॉर्नटन घर के भीतर तनाव बढ़ता गया, जिससे वे एक भयावह अंत की ओर बढ़ गए। 2014 की भीषण गर्मी के रूप में जेम्स और सारा के बीच संबंध तेजी से तीव्र हो गया, वासना के खतरनाक मिश्रण और गोपनीयता के रोमांच से भर गया। उनके मुठभेड़ एक बार छिटपुट और सतर्क, अधिक लगातार और लापरवाह हो गए। खोज के जोखिम ने केवल उत्तेजना को जोड़ा, उन्हें बैटन रूज में छिपे हुए स्थानों की तलाश करने के लिए प्रेरित किया, जहां वे अपनी इच्छाओं को चुभती आंखों से दूर कर सकते थे। मंद रोशनी वाले कमरों में चोरी के चुंबन की शुरुआती भीड़ ने शहर के बाहरी इलाके में सस्ते मोटल में भावुक रातों को रास्ता दिया, जहां वे अंधेरे की आड़ में मिलते थे। उनके कार्यों को एक आवश्यकता से प्रेरित किया जाता था जिसे वे अब नियंत्रित नहीं कर सकते थे। प्रत्येक मुलाकात उनके दैनिक जीवन की बाधाओं से एक बुखार से बच रही थी। उन क्षणों में वे एक दूसरे द्वारा उपभोग किए गए थे। उनकी आवश्यकता अपरिहार्य परिणामों के किसी भी विचार को ग्रहण करती है। जेम्स, जो कभी अपनी हर कार्रवाई में सावधानीपूर्वक और सावधान था, अधिक जोखिम लेने लगा। वह कार्यालय को जल्दी छोड़ देगा या देर रात की व्यावसायिक बैठकों का आविष्कार करेगा, सभी सारा की बाहों में कुछ घंटे बिताने के लिए। उनके चक्कर की गोपनीयता ने केवल उनके जुनून की तीव्रता को बढ़ाया। हर स्पर्श, हर नजर और हर फुसफुसाए शब्द को और अधिक शक्तिशाली बना दिया। उनकी बैठकें डिंगी मोटल तक ही सीमित नहीं थीं। उन्हें शहर के पार्कों में एकांत स्थान मिले, जहां वे प्राचीन ओक के पेड़ों की छतरी के नीचे एक साथ पल चुराते थे। एक से अधिक अवसरों पर वे मिसिसिपी नदी के उजाड़ किनारों पर निकल गए थे, जहां उनके प्रयासों के एकमात्र गवाह फुसफुसाते हुए नरकट और गुजरने वाले बजरों के दूर के कूबड़ थे। पकड़े जाने का खतरा, या तो एक गुजरने वाले अजनबी द्वारा या इससे भी बदतर किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो उन्हें जानता था, कभी कभी मौजूद था। फिर भी यह केवल उनके संबंध को गहरा करने के लिए कार्य करता था। थॉर्नटन घर में वापस, तनाव साफ नजर आ रहा था। रेबेका, जिसने हमेशा अपनी बहन के साथ एक करीबी रिश्ता साझा किया था, को समझ में आने लगा कि कुछ गलत था। सारा का एक बार लापरवाह और हल्का फुल्का व्यवहार अधिक अनिश्चित और अप्रत्याशित हो गया था। वह घंटों के लिए गायब हो जाएगी, अस्पष्ट स्पष्टीकरण की पेशकश करेगी जिसने रेबेका को असहज कर दिया। जेम्स भी बदल गया था। वह दूर हो गया था, उसका एक बार स्नेही स्वभाव एक शीतलता से बदल गया था जिसे रेबेका अनदेखा नहीं कर सकती थी। वह उसके साथ समय बिताने से बचता था, अक्सर घर से दूर रहने का बहाना ढूंढता था। रेबेका के संदेह ने उसे कुतरना शुरू कर दिया। वह जानती थी कि कुछ गलत था, लेकिन यह विचार कि उसका पति बेवफा हो सकता है और उसकी बहन के साथ कम नहीं, स्वीकार करने के लिए बहुत दर्दनाक था। उसने जेम्स के व्यवहार में बदलाव को तर्कसंगत बनाने के लिए विचारों को दूर करने की कोशिश की, लेकिन संदेह के बीज लगाए गए थे। थॉर्नटन घर में एक बार सामंजस्यपूर्ण वातावरण दमघोंटू हो गया था। उन तीनों के बीच हर बातचीत के साथ अनिर्दिष्ट तनाव का आरोप लगाया गया था। इस बीच जेम्स और सारा का अफेयर नियंत्रण से बाहर होता रहा। एक निषिद्ध आकर्षण के रूप में जो शुरू हुआ था, वह एक सर्वोपभोग जुनून में बदल गया था। वे अब केवल इधर-उधर नहीं जा रहे थे, वे इन चुराए हुए क्षणों के लिए जी रहे थे। उनका पूरा अस्तित्व अगली बार जब वे एक साथ हो सकते थे तो घूम रहे थे। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ वे जो जोखिम उठा रहे थे वे अधिक खतरनाक हो गए, जो झूठ वे अधिक विस्तृत बता रहे थे। और जैसे जैसे उनका जुनून तेज होता गया, वैसे वैसे उनके सावधानीपूर्वक बनाए गए जीवन में दरारें भी आईं, जो आने वाले विनाशकारी परिणामों के लिए मंच तैयार कर रही थीं।
उस लुइसियाना गर्मी की दमनकारी गर्मी में नैतिकता और वफादारी की सीमाएं बिखर गईं। निषिद्ध के रोमांच ने जेम्स और सारा को इस बात की वास्तविकता के लिए अंधा कर दिया था कि वे क्या कर रहे थे। इस प्रक्रिया में वे जीवन को नष्ट कर रहे थे। और जैसे ही तूफान के बादल क्षितिज पर इकट्ठे हुए, थॉर्नटन परिवार एक आपदा के कगार पर पहुंच गया जिसमें से कोई भी पूर्वाभास नहीं कर सकता था। 2014 में एक नम जुलाई की सुबह के शुरुआती घंटों में रेबेका थॉर्नटन की दुनिया बिखर गई थी। दिन किसी भी अन्य की तरह शुरू हो गया था। जेम्स काम के लिए जल्दी छोड़ रहा था और सारा अभी भी अतिथि कक्ष में सो रही थी। रेबेका बेचैन और असहज महसूस कर रही थी। उसने खुद को कुतरने वाली शंकाओं से विचलित करने के लिए कुछ सफाई करने का फैसला किया जिसने उसे हफ्तों तक परेशान किया था। जैसे ही उसने घर को साफ किया, उसका ध्यान जेम्स के फोन की ओर आकर्षित हुआ। लापरवाही से रसोई के काउंटर पर छोड़ दिया गया। उसके लिए इसे पीछे छोड़ना असामान्य था और इसकी उपस्थिति के बारे में कुछ गलत लगा। पूरी तरह से समझने के बिना रेबेका फोन के लिए क्यों पहुंची? जैसे ही उसने संदेशों के माध्यम से स्क्रॉल किया, उसका दिल दौड़ने लगा। सबसे पहले साधारण काम के ईमेल, दोस्तों के कुछ ग्रंथों में से कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर उसने एक सामान्य नाम के तहत सहेजे गए संपर्क से संदेशों की एक स्ट्रिंग देखी। सारा का दोस्त। संदेश अलग थे, एक स्वर से भरे हुए थे जो अनजाने में अंतरंग थे। बातचीत खोलते ही रेबेका का हाथ कांपने लगा। स्क्रीन पर शब्द आंत के लिए एक पंच की तरह थे। वे देर रात मिलन स्थल, चोरी चुंबन और अमर स्नेह के वादे की बात की थी। ग्रंथों की स्पष्ट प्रकृति ने संदेह के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। दूसरे छोर पर व्यक्ति कुछ गुमनाम प्रेमी नहीं था, लेकिन उसकी अपनी बहन सारा। प्रत्येक संदेश रेबेका के दिल के लिए एक खंजर था जो उसके सबसे बुरे डर की पुष्टि करता था, जो क्रूरता से निर्विवाद था। विश्वासघात सिर्फ उसके पति से नहीं था, बल्कि उस व्यक्ति से था जिस पर उसने हमेशा भरोसा किया था। यह एहसास कि उसका संदेह सही था, भारी था। भावनाओं की बाढ़ ने उसे भस्म कर दिया। सदमे, क्रोध, दिल टूटना और विश्वासघात की लगभग असहनीय भावना। रेबेका ने महसूस किया कि कमरा उस पर बंद हो रहा है। उसकी सांस उथली हो रही है क्योंकि स्थिति की गंभीरता डूब गई है। जिस जीवन को वह जानती थी, जिस विवाह में वह विश्वास करती थी, वह झूठ से ज्यादा कुछ नहीं था। अपनी भावनाओं को शामिल करने में असमर्थ, रेबेका सारा के कमरे में घुस गई। फोन अभी भी उसके हाथ में जकड़ा हुआ था। सारा नींद से चौंका। रेबेका के सामने आने से पहले मुश्किल से प्रतिक्रिया करने का समय था। इसके बाद जो तर्क विस्फोटक था, वह कच्ची भावना और आरोपों से भरा था जो गहरे कट गए थे। रेबेका, उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी, ने यह जानने की मांग की कि उसकी बहन उसे इस तरह से कैसे धोखा दे सकती है। सारा गार्ड से पकड़ा और खुद का बचाव करने के लिए शब्दों को खोजने में असमर्थ, स्तब्ध चुप्पी में खड़ा था क्योंकि सच्चाई उनके चारों ओर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। टकराव तेजी से बढ़ा। भाई बहन की प्रतिद्वंद्विता के वर्षों, दफन आक्रोश और आरोपों की एक धार में अनिर्दिष्ट तनाव भड़क उठे। रेबेका का रोष स्पष्ट था। सारा पर फेंके गए हर शब्द में उसका दिल टूटना स्पष्ट था। सारा अपने पैरों को खोजने के लिए संघर्ष कर रही थी। केवल कमजोर माफी दे सकती थी जिसने रेबेका के गुस्से को कम करने के लिए कुछ नहीं किया। कभी बहनों के बीच जो बंधन था, वह पूरी तरह से टूट गया था, जिससे उसकी जगह एक गहरा घाव हो गया था। जेम्स उस दिन बाद में घर लौट आया ताकि टकराव के बाद का पता लगाया जा सके। घर में तनाव मोटा था, अनकहे शब्दों के साथ सन्नाटा भारी था। जब रेबेका ने उसका सामना किया, तो आपत्तिजनक संदेशों को दिखाते हुए जेम्स के समझाने और माफी मांगने के प्रयासों ने उसके गुस्से को हवा दी। वह एक जीत की स्थिति में फंस गया था।
अपने अपराध और शांति बनाए रखने की उसकी इच्छा के बीच फटा हुआ था। लेकिन रेबेका शांत करने से परे थी। विश्वासघात बहुत गहरा था, चोट बहुत कच्ची थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, थॉर्नटन घर अराजकता में उतर गया। एक बार स्थिर और प्यार करने वाले परिवार के गतिशील को अविश्वास, क्रोध और आक्रोश के जहरीले वातावरण से बदल दिया गया था। रेबेका अब धोखे की गहराई से पूरी तरह वाकिफ है, अपने अगले कदम की साजिश रचने लगी। उसने पीड़ित होने से इनकार कर दिया, अपने जीवन के नियंत्रण को पुनः प्राप्त करने और उन लोगों को दंडित करने के लिए दृढ़ संकल्प किया जिन्होंने उसके साथ अन्याय किया था। सारा और जेम्स उनके जुनून और उनके चक्कर की तीव्रता से अंधे, क्षितिज पर तूफान को देखने में विफल रहे। वे गुप्त रूप से मिलते रहे, अपने अवैध संबंधों को खींचने का विरोध करने में असमर्थ रहे, यहाँ तक कि उनके चारों ओर की दीवारें भी बंद हो गईं। उनके कार्यों, एक बार रोमांचकारी और प्राणपोषक, अब आसन्न कयामत की भावना ले गए। एक भावना है कि कुछ भयानक होने वाला था। और जैसा कि रेबेका ने चुपचाप अपनी योजना बनाई, मंच एक टकराव के लिए निर्धारित किया गया था जिसमें सभी शामिल लोगों के लिए विनाशकारी परिणाम होंगे। अगस्त 2014 की भीषण गर्मी में रेबेका थॉर्नटन के दुहक और क्रोध ने कुछ अधिक खतरनाक ठंड पद्धतिगत गणना में उबाल लिया था। अपने पति और बहन के विश्वासघात ने उसकी दुनिया को खंडित कर दिया था, लेकिन खुद को निराशा से भस्म होने की अनुमति देने के बजाय रेबेका ने एक द्रुत शीतन परिशुद्धता के साथ अपना बदला लेना शुरू कर दिया। वह जानती थी कि उसे धैर्य रखने की जरूरत है, क्षमा और समझ के मुखौटे के तहत अपने सच्चे इरादों को मुखौटा करने के लिए, सभी सावधानी पूर्वक एक घातक टकराव के लिए नींव रखते हुए। रेबेका की योजना झूठी सुलह के रणनीतिक प्रदर्शन के साथ शुरू हुई। उसने अपनी शादी में अपनी खुद की असफलताओं के एक अश्रुपूर्ण स्वीकारोक्ति के साथ जेम्स से संपर्क किया, सूक्ष्म रूप से यह कहते हुए कि शायद उसने उसे दूर धकेल दिया था, जिससे वह कहीं और सांत्वना की तलाश कर सके। उसका प्रदर्शन निर्दोष था, उसकी आवाज ईमानदारी से कांप रही थी क्योंकि उसने एक साथ अपने जीवन का पुनर्निर्माण करने की बात कही थी। जेम्स यह मानने के लिए उत्सुक था कि उनके पीछे सबसे बुरा था, बिना किसी सवाल के उसके कृत्य के लिए गिर गया। वह चक्कर से आगे बढ़ना चाहता था और रेबेका की अचानक क्षमा करने की इच्छा एक जीवन रेखा की तरह लग रही थी। सुलह की इस आड़ में रेबेका ने जानकारी जुटाना शुरू कर दिया। उसने जेम्स की हरकतों पर सावधानीपूर्वक नजर रखी, हर देर रात के फोन कॉल, हर जल्दबाजी के बहाने और हर पल घर से दूर बिताए। उसने सारा की कॉमिंग और गोइंग पर भी नजर रखी, उसी ठंड टुकड़ी के साथ उसकी आदतों और दिनचर्या को सीखते हुए एक लैब चूहे का अध्ययन करने में उपयोग किया जा सकता है। रेबेका का गुस्सा एक एकल, उपभोग करने वाले उद्देश्य में बदल गया था, वह उन दोनों को नष्ट कर देगी। अगस्त के अंत तक रेबेका ने अपनी योजना को पूरा कर लिया था। वह जानती थी कि उसका बदला सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका हड़ताल करना था जब उन्हें कम से कम इसकी उम्मीद थी, उन्हें ऐसी स्थिति में लुभाने के लिए जहां वे कमजोर और अकेले होंगे। उसने फैसला किया कि पहला कदम सारा को अलग करना होगा, हस्तक्षेप की किसी भी संभावना को दूर करना होगा। रेबेका ने एक जैतून शाखा का विस्तार किया, सारा को दिल से दिल बातचीत के रूप में वर्णित करने के लिए आमंत्रित किया। उसने निमंत्रण को हवा को साफ करने, बहनों के बीच टूटे रिश्ते को सुधारने के अवसर के रूप में तैयार किया। सारा यह मानने के लिए बेताब थी कि चीजें सामान्य हो सकती हैं, बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार कर ली गईं। नियोजित टकराव का दिन एक दमनकारी गर्मी के साथ आया जो सतह के नीचे तनाव से मेल खाता था। रेबेका ने सुबह सावधानीपूर्वक घर तैयार करने में बिताया, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसके मन में जो कुछ भी था, उसके लिए सब कुछ ठीक था। उसने जलपान किया, आकस्मिक अंतरंगता की हवा बनाने के लिए रहने वाले कमरे की व्यवस्था की,
और यहाँ तक कि अपने कार्यों के पीछे भयावह इरादे को छिपाने के लिए सुखदायक संगीत की एक प्लेलिस्ट का चयन किया। हर विवरण पर ध्यान से विचार किया गया था। प्रत्येक विकल्प को सारा को पूरी तरह से रक्षाहीन छोड़ते हुए आराम से रखने के लिए डिजाइन किया गया था। जैसे ही दोपहर का सूरज ढलने लगा, सारा आ गई। नेत्रहीन घबरा गई, लेकिन उम्मीद है कि बातचीत कुछ संकल्प ला सकती है। रेबेका ने एक गर्म मुस्कान के साथ उसका अभिवादन किया, अपनी बहन को इस तरह से गले लगाया कि वह आराम और निरस्त्रीकरण दोनों महसूस करे। दोनों महिलाएं एक साथ बैठ गईं और रेबेका ने माफी, समझ और परिवार के महत्व की बात करते हुए झूठ के अपने जाल को स्पिन करना शुरू कर दिया। सारा सुरक्षा की झूठी भावना में डूब गई, खुलने लगी। जो कुछ हुआ था उसके लिए अपना पछतावा व्यक्त किया और चीजों को सही बनाने की उसकी इच्छा। इस बीच जेम्स उस खतरे से अनजान था जो प्रकट होने वाला था। उन्होंने काम पर दिन बिताया था, इस तथ्य से बेखबर कि उनकी पत्नी की अचानक माफी एक चाल से ज्यादा कुछ नहीं थी। उनका मानना था कि उनके पीछे सबसे बुरा था कि रेबेका के अफेयर को स्वीकार करने का मतलब था कि वे आखिरकार आगे बढ़ सकते हैं। उसका दिमाग भविष्य के विचारों से इतना भस्म हो गया था कि उसे कभी भी उस जाल पर संदेह नहीं था जो उसके आसपास बंद होने वाला था। जैसे ही रेबेका और सारा के बीच बातचीत जारी रही, कमरे में माहौल बदलना शुरू हो गया। रेबेका ने इतने लंबे समय तक जो गर्म मुखौटा बनाए रखा था, वह दरार करना शुरू कर दिया था, ठंड का खुलासा करते हुए गणना की गई क्रोध जो सतह के नीचे उत्सव कर रही थी। बातचीत का स्वर गहरा हो गया, शब्द तेज हो गए, क्योंकि रेबेका ने सारा को अपरिहार्य निष्कर्ष की ओर धकेलना शुरू कर दिया। उसने अपनी बहन पर विश्वासघात का आरोप लगाया, उनके बीच पवित्र बंधन को तोड़ने का। प्रत्येक शब्द जहर से टपकता था। कमरे में तनाव स्पष्ट था क्योंकि रेबेका अंतिम झटका के लिए चली गई थी। उसने सारा को भावनात्मक रूप से घेर लिया, जिससे वह अपने कार्यों के पूरे वजन का सामना करने के लिए मजबूर हो गई। मूड असहज से सर्वथा अशुभ में बदल गया और सारा का पहले का आत्मविश्वास कम होने लगा, जिसकी जगह भय की बढ़ती भावना आ गई। वह अपने चारों ओर बंद जाल महसूस कर सकती थी, लेकिन इसे रोकने के लिए शक्तिहीन थी। रेबेका की सावधानीपूर्वक निर्मित योजना अपने घातक चरमोत्कर्ष पर पहुंचने वाली थी और कोई बच नहीं पाया। जेम्स अक्टूबर 2014 के अंत में बुधवार की शाम को काम से घर लौट आया। शरद ऋतु की ठंड हवा में बस गई, क्योंकि सूरज क्षितिज के नीचे डूबा हुआ था। शांत उपनगरीय सड़क पर लंबी छाया डाल रहा था। यह कार्यालय में एक थकाऊ दिन था। बैठकें जो घसीटती थीं, काले बादलों की तरह मंडराती समय सीमा और ईमेल की अंतहीन धारा जो मिनट से गुणा करने लगती थी। वह चाहता था कि वह आराम करे, दिन का वजन कम करे और अपने घर के परिचित आराम में सांत्वना पाए। लेकिन जैसे ही उसने सामने के दरवाजे से कदम रखा, उसके ऊपर बेचैनी की भावना पैदा हो गई। एक कुतरने का एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। घर असामान्य रूप से चुप था, जिस तरह का सन्नाटा आप पर दबाता है, जिससे हवा मोटी और घुटन महसूस करती है। आम तौर पर इस घंटे तक वह जीवन की आवाज से अभिवादन करेगा। सारा रसोई के चारों ओर हलचल, टेलीविजन की बेहोश गुनगुनाहट या पृष्ठभूमि में बजने वाले संगीत की नरम बड़बड़ाहट। लेकिन आज रात कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि व्यंजनों की सामान्य गड़गड़ाहट या नक्शेकदम की आवाज भी कमरों से गूंजती नहीं थी। जेम्स हॉलवे में रुक गया, सुन रहा था, हाई अलर्ट पर उसकी इंद्रियां। सारा वह बाहर बुलाया, उसकी आवाज शांति के माध्यम से काटने, लेकिन यह घर के खालीपन से निगल लिया जा रहा था। कोई जवाब नहीं था। एक भ्रूभंग ने अपने ब्रीफकेस को सेट करते हुए अपने भौं को बढ़ा दिया और घर में आगे चला गया। उसके नक्शे एकदम शांत में गूंज रहे थे। उसने पहले लिविंग रूम की जांच की, फिर किचन की, लेकिन दोनों खाली थे। रसोई अछूती दिख रही थी,
मानो पूरे दिन कोई नहीं रहा हो। सतह के नीचे उबल रही बेचैनी तेज होने लगी, उसके पेट में सांप की तरह जमा हो गया। उसने खुद को यह बताते हुए इसे हिलाने की कोशिश की कि सारा शायद बाहर चली गई थी और समय का ट्रैक खो दिया था, लेकिन चिंता ने उसे चुप रहने से इनकार कर दिया। भय की बढ़ती भावना के साथ उसने मास्टर बेडरूम में अपना रास्ता बना लिया। दरवाजा अजर था, अंधेरे दालान में प्रकाश की एक पतली जुल्फ। उसने उसे खुला धक्का दिया और रेबेका को बिस्तर के किनारे पर बैठा पाया। उसकी मुद्रा कठोर और अप्राकृतिक थी, उसकी निगाहें दूर की दीवार पर टिकी थीं। जब उसने कमरे में प्रवेश किया तो उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, अपनी उपस्थिति को स्वीकार करने के लिए अपना सिर भी नहीं घुमाया। उसकी दृष्टि है तो अभी भी और ठंड, उसकी रीढ़ नीचे एक कंपकंपी भेजा। क्या आपने सारा को देखा है? जेम्स ने पूछा। उसकी आवाज को ध्यान से नियंत्रित किया गया था, हालांकि चिंता के माध्यम से रिसना शुरू हो गया था। रेबेका ने आखिरकार उसे देखा। उसकी अभिव्यक्ति अपठनीय, उसकी आंखें किसी भी गर्मी या चिंता से रहित थीं। उसने इशारा किया, इशारा लगभग यांत्रिक, उसकी आवाज सपाट और भावनाहीन। वह आज सुबह चली गई। मैंने तब से उसे नहीं देखा है। उसके शब्द हवा में लटके हुए थे, भारी और पूर्वाभास। उसके स्वर में कुछ था, कुछ बहुत उदासीन, बहुत अलग, जिसने जेम्स की त्वचा को क्रॉल कर दिया। उसने उसकी अभिव्यक्ति को पढ़ने की कोशिश की, यह जानने के लिए कि वह क्या सोच रही थी, लेकिन उसका चेहरा एक मुखौटा था, कोई सुराग नहीं दे रहा था। जो बेचैनी अब उबल रही थी वह पूरी तरह से डर गई, एक ठंडी चिपचिपी सनसनी जिसने उसके दिल को उसके सीने में दबा दिया। उसने अपना फोन निकाला और सारा का नंबर डायल किया। जैसे ही कॉल सीधे वॉइसमेल पर गई, डर की गांठ कस गई। उसने फिर से कोशिश की, लेकिन उसी परिणाम के साथ। उन्होंने एक त्वरित उत्तर की उम्मीद करते हुए एक पाठ भेजा, लेकिन जैसे ही कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, उनकी चिंता और गहरी हो गई। अगले दिन जेम्स की चिंता केवल बढ़ी। सारा हमेशा अपने कॉल या ग्रंथों को वापस करने में तत्पर थी, फिर भी कुछ भी नहीं था, कोई शब्द नहीं, कोई संकेत नहीं कि वह सुरक्षित थी। उसने अपने दोस्तों को फोन करना शुरू कर दिया, उम्मीद है कि किसी ने उसे देखा होगा, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसके सोशल मीडिया अकाउंट बहुत चुप थे, कोई हालिया अपडेट या चेक इन नहीं था जो उसे एक सुराग दे सके कि वह कहाँ हो सकती है। यह था के रूप में अगर वह पतली हवा में गायब हो गया था। सप्ताहांत तक आतंक ने पकड़ लिया था। जेम्स पड़ोस के माध्यम से चला गया, उसकी आंखें हर सड़क, हर कोने को स्कैन कर रही थीं, उसकी कार की एक झलक पकड़ने की उम्मीद कर रही थी, लेकिन यह कहीं नहीं मिला। उन्होंने सारा के बार बार आने वाले स्थानों का दौरा किया, कैफे, पार्क, पास के पुस्तकालय, लेकिन प्रत्येक खोज निराशा में समाप्त हो गई। उसका कोई निशान नहीं था, कोई सुराग नहीं था जो उसे सही दिशा में इंगित कर सके। हर बार जब वह घर लौटता था तो उसकी निराशा और भय रेबेका की ठंडी उदासीनता से मिलता था। वह अपनी बहन के लापता होने से पूरी तरह से अप्रभावित लग रही थी, उसके सवालों के जवाब रूखे और खारिज करने वाले थे। क्या आपने कुछ सुना है? उसने एक शाम उससे पूछा, उसकी आवाज में हताशा रेंगती है। नहीं, रेबेका ने जवाब दिया, उसका स्वर हमेशा की तरह सपाट था। जब वह तैयार होगी तो वह वापस आ जाएगी। उसके शब्दों ने उसके दिमाग को कम करने के लिए कुछ नहीं किया। अगर कुछ भी हो तो उन्होंने केवल उसके संदेह को गहरा कर दिया कि कुछ बहुत गलत था। वह आश्चर्यचकित होने लगा कि क्या रेबेका को पता था कि वह जितना दे रही है उससे अधिक है, लेकिन हर बार जब उसने जांच करने की कोशिश की तो उसने उसे उसी ठंडी टुकड़ी के साथ बंद कर दिया। जैसे जैसे दिन खींचते गए, जेम्स ने खुद को निराशा की स्थिति में सरपिल पाया। वह मुश्किल से सोया था,
उसका दिमाग सारा के साथ क्या हो सकता है कि अंधेरे विचारों के साथ दौड़ रहा था। घर एक बार एक अभयारण्य अब एक कब्र की तरह महसूस किया, मौन, दमनकारी और घुटन। फर्शबोर्ड की हर लकीर, बाहर हवा की हर सरसराहट उसकी नसों को किनारे पर सेट करती है। वह इस भावना को हिला नहीं सकता था कि कुछ भयानक हुआ था, कि कुछ अकथनीय सच्चाई सतह के ठीक नीचे छिपी हुई थी, जो उजागर होने की प्रतीक्षा कर रही थी। सप्ताह के अंत तक जेम्स अपने ब्रेकिंग पॉइंट पर था। अनिश्चितता, जानने वाला नहीं, उसे पागल कर रहा था। उसे लगा जैसे वह डर और भ्रम के समुद्र में डूब रहा है, कोई रास्ता नहीं है। जैसे ही वह एक शाम अपनी कार में बैठा, घर की अंधेरी खिड़कियों को घूरते हुए, जो कभी उसकी शरणस्थली थी, उसने महसूस किया कि वह इस तरह से नहीं चल सकता। उसे कुछ करना था, कुछ भी यह जानने के लिए कि सारा के साथ क्या हुआ था। और इसलिए भारी मन और भय की बढ़ती भावना के साथ उसने अधिकारियों को शामिल करने का निर्णय लिया, इस डर से कि सच्चाई, जब यह अंतः प्रकाश में आई, तो वह कभी भी कल्पना की तुलना में अधिक भयानक होगी। 2014 में नवंबर की ठंडी सुबह जेम्स ने सारा के लापता होने की सूचना पुलिस को देने के बाद स्थिति तेजी से बढ़ गई। सबसे पहले जांच नियमित लग रही थी। पुलिस ने जेम्स और रेबेका स्टैंडर्ड से सारा की आदतों, उसकी मनःस्थिति और किसी भी संभावित कारण के बारे में सवाल पूछा कि वह इसके बारे में किसी को बताए बिना क्यों छोड़ सकती थी। पुलिस ने पड़ोस में कंघी की, दरवाजे खटखटाए और पूछा कि क्या किसी ने सारा को देखा है। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, लीड की कमी ने मामले को और अधिक कठिन और परेशान कर दिया। हर गुजरते दिन के साथ जेम्स अधिक से अधिक हताश हो गया। उसकी चिंता एक तरह के सुन्न भय में बदल गई। पुलिस ने जांच जारी रखी। वह इस भावना को हिला नहीं सका कि वे उस पर संदेह करने लगे थे, भले ही उसे पता नहीं था कि सारा कहाँ थी या उसके साथ क्या हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उनके हर शब्द, हर क्रिया की एक माइक्रोस्कोप के तहत जांच की जा रही थी। घर में तनाव स्पष्ट था और रेबेका के ठंडे व्यवहार ने केवल उसके डर को बढ़ा दिया। फिर नवंबर के मध्य में शुक्रवार की दोपहर को बादल छाए रहे, सब कुछ बदल गया। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में अनदेखी की गई जगहों पर ध्यान केंद्रित करते हुए थॉर्नटन के घर की अधिक गहन खोज करने का फैसला किया। जबकि पुलिस व्यवस्थित रूप से प्रत्येक कमरे से गुजर रही थी, रहने वाले क्वार्टरों में कंघी कर रही थी, उनमें से एक ने तहखाने की जांच करने का सुझाव दिया। जेम्स शायद ही कई वर्षों से घर के इस हिस्से में था। यह पुराने बक्से और भूली हुई चीजों से भरे भंडारण कक्ष की तरह था। डूबते हुए दिल के साथ उन्होंने अधिकारियों को मंद रोशनी वाले तहखाने में चरमराती सीढ़ियों से उतरते देखा। खोज त्वरित और आश्चर्यजनक थी। सारा का बेजान शरीर पुराने धूल भरे बक्सों के ढेर के पीछे छिपा हुआ था, जो आंशिक रूप से टारप से ढका हुआ था। जिस अधिकारी ने उसे बैकअप के लिए कॉल करने से पहले तेजी से निकाला। सारा का शरीर ठंडा था, उसकी त्वचा पीली थी और दृष्टि ने जेम्स के पेट को मोड़ दिया। वह मुश्किल से समझ सका कि उसने क्या देखा। कमरे में झुकाव लग रहा था, दीवारों को बंद करने के रूप में वह स्थिति के पूर्ण आतंक का एहसास हुआ। सारा बस गायब नहीं हुई, वह हर समय घर में थी, मृत। सारा के शरीर की खोज के झटके से त्वरित जांच हुई। पुलिस ने तुरंत अपराध स्थल को घेर लिया, घर को संभावित हत्या के दृश्य के रूप में माना। फोरेंसिक टीम पहुंची, सब कुछ फोटो खिंचवाया, नमूने लिए और किसी भी सबूत की तलाश की जो हत्यारे को इंगित कर सके। जेम्स जल्दी से रेबेका से अलग हो गया और दोनों को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया। लेकिन यह जेम्स था जो मुख्य संदिग्ध था। वह सारा को जीवित देखने वाला अंतिम व्यक्ति था और उसके पति का एक मकसद था, कम से कम जांचकर्ताओं की नजर में। सलाखों के पीछे जेम्स की दुनिया ढह गई।
मीडिया ने उन्हें एक राक्षस के रूप में चित्रित किया। पुलिस ने उन्हें तब तक दोषी माना जब तक कि उनकी बेगुनाही साबित नहीं हो गई, और यहाँ तक कि उनके सबसे करीबी लोगों को भी लगता था कि वह इस तरह के जघन्य कृत्य में सक्षम हैं। अपने सेल में हर रात उसने अपने सिर में घटनाओं को दोहराया, यह पता लगाने की कोशिश की कि सब कुछ इतना गलत क्यों हो गया था। वह जानता था कि उसने सारा को नहीं मारा था, लेकिन सबूत या उसके अभाव उसके खिलाफ था। आरोपों का भार उस पर गिर गया, और एक अपराध के लिए जेल में अपना शेष जीवन बिताने की संभावना जो उसने उसके सामने नहीं की थी। इस बीच जांच जारी रही। जासूसों ने जेम्स और सारा के जीवन के हर पहलू की जांच की, जो उनके संदेह की पुष्टि कर सके। लेकिन सच्चाई किसी की कल्पना से कहीं अधिक भ्रमित करने वाली थी। सफलता अप्रत्याशित रूप से आई, बस जब ऐसा लगा कि जेम्स के खिलाफ मामला गति पकड़ रहा है। रेबेका, जिसने इस पूरे दौर में एक द्रुतशीतन टुकड़ी को बनाए रखा था, अचानक एक बरसात की दोपहर में एक पीला चेहरा और कांपते हाथों के साथ पुलिस स्टेशन में प्रवेश किया। उसने वरिष्ठ जासूस से बात करने के लिए कहा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई देती है। पूछताछ कक्ष की गोपनीयता में रेबेका ने अकल्पनीय कबूल किया। उसने कबूल किया कि उसने ईर्ष्या और गुस्से में सारा को मार डाला। झगड़ा कुछ महत्वहीन पर शुरू हुआ और एक लड़ाई में बढ़ गया। गुस्से में अंधे होने के एक पल में रेबेका ने सारा पर झपट्टा मारा और उसे एक हथौड़े से मारा जो हाथ में था। झटका घातक साबित हुआ और घबराहट में रेबेका ने शरीर को तहखाने में छिपा दिया, यह जानने के लिए समय खरीदने की उम्मीद की कि आगे क्या करना है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए और दबाव बढ़ता गया, रेबेका को एहसास हुआ कि कोई रास्ता नहीं था। उसने जेम्स को बाहर निकालने की कोशिश की, यह विश्वास करते हुए कि अगर वह उसे नहीं पा सकती है तो किसी को भी नहीं करना चाहिए। लेकिन अपराधबोध उसे इस हद तक खा रहा था कि वह अब अपने किए का बोझ नहीं उठा सकती थी। रेबेका के कबूलनामे के बाद मामले ने नाटकीय मोड़ ले लिया। जेम्स के खिलाफ आरोप हटा दिए गए और उन्हें हिरासत से रिहा कर दिया गया, लेकिन नुकसान पहले ही हो चुका था। उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है और पिछले कुछ हफ्तों की घटनाओं के परिणामस्वरूप उनका जीवन अपरिवर्तनीय रूप से बदल गया है। जिस समुदाय ने कभी उनका स्वागत किया था, उसने अब उनके साथ दया और संदेह का मिश्रण किया, न जाने क्या विश्वास किया। और यद्यपि न्याय को कानूनी अर्थों में परोसा गया था, सारा की हत्या से बचे भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक घावों को ठीक होने में अधिक समय लगा। आखिरकार दुखद घटनाओं ने एक गंभीर अनुस्मारक के रूप में कार्य किया कि कैसे अंधेरे और विकृत मानव इच्छाएं अकल्पनीय परिणाम दे सकती हैं। थॉर्नटन परिवार कभी भी एक जैसा नहीं होगा। उनका जीवन हमेशा के लिए आतंक के संकेत के तहत रहेगा जो उनके एक बार खुश घर की दीवारों के भीतर हुआ था।